एक इंसान अपने घर के सारे खिड़की और दरवाजों को बंद कर देता है ताकि अंदर की आवाज बाहर ना जा सके, और फिर ऊपर के कमरे में जाता है जहां उसकी बेटी सोई हुई थी। फिर उसके भी खिड़कियों को बंद करता है। बेटी विरोध में कहती है कि पापा ये क्या कर रहे हो, पर वो नहीं सुनता। फिर कुछ घंटों बाद एक स्टेटस लगाता है जिस पर लिखता है ये सब खत्म, जिसे जो भी देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिस्ट्री में पहली बार कोई ये स्टेटस इतनी तेजी से वायरल हो रहा था। यूपी पुलिस जब ये देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं और फिर वो रेल की पटरी पर जाकर लेट जाता है। और फिर ये बन जाता है अब तक का मोस्ट मिस्टीरियस केस। मुकेश वर्मा नाम का ये शख्स दिनांक 11 नवंबर 2024 8:40 पर एक स्टेटस लगाता है जिसमें 4 डेड बॉडी होती है, एक उसकी बीबी की, 2 बेटियों की और एक बेटे की। स्टेटस को देखकर उसके रिश्तेदारों में और उसके मोहल्ले में हड़कंप मच जाती है। मोहल्ले के लोग धीरे धीरे उसके घर के सामने इकट्ठा होने लगते हैं। तो क्या है ये मिस्ट्री, ये समझने के लिए हमें सब कुछ शुरू से समझना होगा। तो इस इंसान का नाम है मुकेश वर्मा। ये इटावा के लालपुरा मोहल्ले का रहने वाला है। ये पेशे से सराफे का काम करता है, यानी कि आभूषण का कारोबार करता है। मुकेश की पहली पत्नी का नाम नीतू था, जो 2003 में गुजर गई थी, जिससे एक बेटी है जिसका नाम भाव्या है। फिर मुकेश ने 2006 में रेखा से शादी कर ली, जिससे 2 बच्चे हैं, एक बेटी काव्या और एक बेटा अभीष्ट। तो टोटल मुकेश की फैमिली में 5 लोग थे। मुकेश और उसकी वाइफ रेखा, भाव्या जो 20 साल की थी, काव्या जो 15 साल की थी और अभीष्ट जो 12 साल का था। भाव्या DU से BCom कर रही थी। वो दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। वहीं काव्या और अभीष्ट इटावा के स्कूल में ही पढ़ते थे। मुकेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, जिससे वो मेंटली बहुत परेशान रहने लगा था। दरअसल 15 लाख रुपए रिश्तेदारों ने हड़प लिए थे और जो हिस्से में जमीन मिली थी उस पर भी विवाद चल रहा था। मुकेश के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे थे। उसे अपने घर का खर्च उठाने में भी परेशानी हो रही थी। मुकेश करवा चौथ से एक दिन पहले अपनी पत्नी से कहता है, अब मुझे नहीं जीना है, मैं तंग आ गया हूँ इन सब चीज़ों से, मैं मरने जा रहा हूँ। पत्नी कहती है, अगर आप मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, अगर आप मरेंगे तो हम भी मरेंगे आपके साथ। पर कल करवा चौथ है, करवा चौथ तक रुक जाइए, जो भी करना हो करवा चौथ के बाद करिएगा। फिर सब कुछ ठीक चलता है। दिवाली आती है, बड़ी बेटी दिवाली पर घर आई होती है, पूरी फैमिली साथ में दिवाली मनाती है। फिर कुछ दिनों बाद जब दिवाली बीत जाता है और भाव्या का कॉलेज खुल जाता है, तो भाव्या कहती है कि मुझे कॉलेज जाना है, मेरा कॉलेज ओपन हो चुका है। तो मुकेश उसे मना कर देता है कि बेटा अभी कुछ काम है, तुम यहीं पे रुक जाओ, कुछ दिनों बाद फिर तुम चली जाना। बेटी जब भी कॉलेज आने की बात करती, मुकेश मना कर देता कि अभी कुछ काम है, 2-4 दिन बाद चली जाना। फिर 10 नवंबर को मुकेश फिर से अपनी बीबी से वही मरने की बात कहता है। फिर से पत्नी का भी वही जवाब होता है कि अगर आप मरेंगे तो हम भी साथ मरेंगे। फिर हस्बैंड वाइफ मिलकर एक प्लान बनाते हैं, पहले जहर खाएंगे फिर फांसी लगाएंगे ताकि बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। और फिर मुकेश और उसकी वाइफ मिलकर घर पे ही पिज्ज़ा बनाते हैं, जिसमें बहुत सारी नींद की गोलियां मिला देते हैं। और फिर काव्या और अभीष्ट को वो पिज्ज़ा खिलाते हैं। पिज्ज़ा में पॉइजन होने की वजह से उसका स्वाद बिगड़ जाता है, जिससे वो बहुत कम ही खाते हैं। फिर ये हस्बैंड वाइफ खुद भी नींद की बहुत सारी गोली खा लेते हैं। और फिर ये दोनों ऊपर के कमरे में जाते हैं जहाँ सबसे बड़ी बेटी भाव्या सोई थी। फिर उसे जगाते हैं और ये उसे भी कई सारे नींद की गोली देते हैं कि बेटा ये खा लो। वो कहती है, पापा ये क्या कर रहे हो। फिर मुकेश कहता है, हमें कहीं दूर जाना है और हम सब साथ में चलने वाले हैं, प्लीज़ ये खा लो। फिर भाव्या वो दवाई खा लेती है। थोड़ी देर बाद जब जहर का असर होता है तो बच्चे तड़पने लगते हैं, उनके मुंह से फेन निकलने लगता है। रेखा ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो मुकेश से कहती है, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा, प्लीज़ अब फांसी लगा के मार डालो और प्लीज़ मेरे से शुरुआत करना, क्योंकि मैं अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती। फिर मुकेश फांसी लगाने के लिए तैयारी शुरू करता है। रेखा का वजन ज़्यादा होने की वजह से पंखे में फांसी लगाने में परेशानी होती है, तो रस्सी को लेकर के हाथों से रेखा का गला तब तक दबाता है जब तक कि वो मर ना जाए। और जैसे ही रेखा मर जाती है तो फिर उसी रस्सी से काव्या का गला तब तक दबाता है जब तक कि वो मर ना जाए। और फिर सेम चीज़ अभीष्ट के साथ भी करता है। और फिर ऊपर के कमरे में जाता है और अपनी बड़ी बेटी के साथ भी सेम वही चीज़ करता है। अब चारों को मारने के बाद
ये वॉशरूम में जाता है और कई घंटों तक वहीं पे बैठता है। फिर कुछ घंटों बाद मुकेश वॉशरूम से बाहर आता है। रेखा के हाथ में एक सोने की रिंग होती है, उसे उसकी उंगलियों से निकालता है। फिर रेखा का फोन उठाता है और उसके बाद बारी बारी से सारी डेड बॉडी का फोटो लेता है। फिर घर से बाहर निकल जाता है। फिर वो जो सोने की रिंग थी जो रेखा की उंगलियों से निकाला था उसे मुकेश बेचता है। लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये मुकेश को उसके मिलते हैं। उसमें से कुछ रुपए मुकेश एक व्यक्ति को देकर अपना कर्ज उतारता है और फिर दिन भर इधर उधर भटकते रहता है। फिर शाम को जो कुछ पैसे बचे थे उससे एक होटल में अच्छे से खाना खाता है। फिर वो इटावा के रेलवे स्टेशन के लिए निकलता है। लगभग 8:40 पे अपने मोबाइल से एक स्टेटस लगाता है और वो 4 तस्वीरें जो फ़ोन में खींची थी वो लगाता है और कैप्शन में लिखता है ये सब खत्म हो चुके हैं। फिर वो पुलिस को फ़ोन लगाता है और सारी बात बताता है और कहता है कि मेरी फैमिली के 4 लोग सुसाइड कर चुके हैं और मैं भी अब सुसाइड करने जा रहा हूँ। पुलिस बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और उसके बाद मुकेश मरुधर एक्सप्रेस के सामने लेट जाता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। ट्रेन के 7 डब्बे उसके ऊपर से गुजर जाते हैं लेकिन मुकेश बच जाता है। उसे हल्की फुल्की खरोच आई थी बस। उधर स्टेटस को देखकर मुकेश के घर के सामने भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। मुकेश के चाचा का लड़का जो मुकेश का भाई लगेगा वो घर में झांक कर देखता है तो डेड बॉडी दिखाई देती है। फिर वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को मुकेश ने भी बताया था पहले ही फ़ोन करके। वो रास्ते में थे इसीलिए पुलिस जल्द ही वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस जब घर का मंजर देखती है तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोहल्ले के लोगों में भी गहरी चिंता थी कि आखिर मुकेश ने ऐसा क्यों किया। सब लोग दुखी थे। उधर मुकेश जो रेल के नीचे आने के बावजूद भी बच गया था उसे रेलवे पुलिस स्थानीय पुलिस को सौंप देती है। उसके बाद पुलिस मुकेश को उसके घर लेके आती है। इधर घर पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। मीडिया मुकेश से पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ था। फिर मुकेश मीडिया से वो सारी बातें जो अब तक आप सुन रहे थे ये सारी बातें वो मीडिया से बताता है कि कैसे वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और जिसके कारण उसने ये स्टेप उठाया। वो झेलना मुश्किल था तो मैडम बोली क्या टेंशन में हमने ऐसा मन हो रहा हम खत्म हो गए। तो बोले अगर तुम खत्म हो तो सही हमें लेकर चलिए। लेकिन हमारे तुम्हारे पीछे कोई देखने वालों नहीं है, ना हमारे मायके के सक्षम वालों है तो ना बच्चा ऐसे जो नौकरी करके घर चला गया। खर्चे सबके है भी जाना साथ में लेके जाना। फिर मुकेश की बातें सुनकर सबको लगता है कि ये लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे जिसके कारण मुकेश ने ये कदम उठाया और मुकेश बच गया। पर असल में जब 2-3 लोग मिलकर सुसाइड करते हैं और उनमें से कोई एक बच जाए तो उसे दोषी नहीं माना जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि वो कोइंसिडेंटली बच गया और उसका मेंटली इलाज कराया जाता है ताकि वो आगे से ऐसा कोई कदम ना उठाए। मुकेश के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन था। इसीलिए मुकेश को पुलिस मेंटल हॉस्पिटल भेजती है ताकि उसका जो सुसाइड टेंडेंसी है वो ओवरकम हो सके और मुकेश मेंटली फिट हो सके। पर पुलिस के दिमाग में कई ऐसे सवाल थे जो मुकेश को शक के दायरे में घेर रहे थे। पहला सवाल, मुकेश मीडिया से इतना कॉन्फिडेंटली बात करता है जैसे उसने कोई नॉर्मल काम किया हो। उसकी आंखों में अपनी फैमिली के लिए कोई गम नहीं था। दूसरा सवाल, अगर वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था तो वो किसी की हेल्प भी ले सकता था बजाय ये कदम उठाने के। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, अगर सब एक साथ ही सुसाइड करने वाले थे सहमति से और सबने नींद की गोली खाई थी तो मुकेश ने क्यों नहीं खाई। चौथा सवाल, मुकेश रेलवे ट्रैक पर बीचों बीच लेटा और रेलवे के सीसीटीवी फुटेज में ये भी दिखा कि वो लेटने से पहले ट्रेन के इंजन के नीचे देखकर इंस्पेक्शन कर रहा था। शायद वो ये पता लगाना चाह रहा होगा कि वो बच पाएगा या नहीं। पांचवा सवाल, जब मुकेश मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था तब वो फ्लो में अपनी पहली पत्नी के बारे में एक जिक्र करता है कि वो कैंसर से बहुत परेशान रहती थी, इसीलिए उसने बहुत सारी नींद की गोली उसे दे दी ताकि वो आसानी से मर सके। पहले पत्नी जो खत्म हुई थी ना 2003 में, तो खत्म होने से पहले उन्होंने नींद की गोली हमसे मांगी थी। वो शायद कुछ दिन और जीती, पर मुकेश ने उसे नींद की गोली दी थी जिसके कारण वो मर गई
और ये बात आज तक किसी को पता नहीं थी। सबको यही लगता था कि मुकेश की पहली पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और वो मर गई। पुलिस ये समझ चुकी थी कि मुकेश के लिए नींद की गोली देकर जान लेना आम बात है, क्योंकि मुकेश पहले भी ये सब कुछ कर चुका है। पर इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं थे। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर मुकेश अपने 4 फैमिली को प्लान करके मारता भी है तो उसके पीछे की वजह क्या है, वो वजह पुलिस को नहीं दिख रही थी। तभी इस केस में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, स्वाति सोनी की। रेखा की बहन खुलासा करती है कि मुकेश का स्वाति से अफेयर काफी टाइम से चल रहा है, जिससे रेखा बहुत परेशान रहती थी। रेखा की बहन बताती है कि आए दिन इनके घर में स्वाति को लेकर झगड़े होते रहते थे। बच्चे भी मुकेश की इस हरकत से नाखुश रहते थे। तो आखिर कौन है ये स्वाति? तो स्वाति मुकेश की पहली पत्नी नीतू की ममेरी बहन है। स्वाति शादीशुदा है। एक बार स्वाति का पति मुकेश और स्वाति को रंगे हाथ पकड़ लेता है। वो स्वाति को बोलता है कि आखिरी मौका देता हूँ, अगर आगे कुछ सुना या देखा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर कहते हैं ना कि इश्क जो ना करवाए। स्वाति की नज़दीकियाँ मुकेश से बढ़ती जाती है। फिर स्वाति का पति उसे छोड़ देता है और स्वाति अपने मायके कानपुर रहने लगती है। मुकेश को जब भी टाइम मिलता वो इटावा से कानपुर जाता स्वाति से मिलने। कई बार तो वो बिजनेस का बहाना करके कानपुर जाता स्वाति से मिलने, जिसको लेकर मुकेश की फैमिली में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। मुकेश स्वाति से इतना प्यार करता था कि अपनी दुकान बेची, जिसके विरोध में थी उसकी पत्नी रेखा। और इतना ही नहीं, मुकेश ने उस दुकान को बेचकर कानपुर में एक छोटी सी फैक्ट्री डाली थी स्वाति के लिए। और उसके बाद मुकेश और रेखा के बीच में तनाव और बढ़ गया। जब पुलिस को ये सारी बातें पता चलती है तो वो मुकेश और स्वाति को अरेस्ट कर लेती है। और आगे जब जांच करती है पुलिस तो उनको ये पता चलता है कि जिस दिन मुकेश ने इन चारों को मारा था उस दिन स्वाति कानपुर से इटावा आई थी और मुकेश उससे मिलने रेलवे स्टेशन पे भी गया था और वहीं से उसको वापस भेज दिया कानपुर। और ये सब कुछ होने से पहले और बाद तक मुकेश और स्वाति लगातार कांटेक्ट में थे। तो अब तक ये सारी बातें पुलिस को समझ में आ गई थी कि ये एक प्लान्ड मर्डर है, क्योंकि इससे पहले पुलिस को वजह नहीं पता थी कि आखिर मुकेश ये सब क्यों करेगा। लेकिन अब वजह भी पुलिस के सामने थी, स्वाति सोनी। केस भी क्लियर था कि मुकेश ने अपने चारों फैमिली मेंबर को धोखे से नींद की गोली खिलाई होगी और फिर बेहोशी में गला घोटकर मार दिया। और फिर उसने एक कहानी रच दिया आर्थिक तंगी को लेकर, ताकि लोग सोचेंगे कि आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसीलिए मुकेश ने ऐसा कदम उठाया और वो बच जाएगा। खैर, अभी तक मुकेश ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है और पुलिस ये भी जांच कर रही है कि स्वाति भी इस प्लान्ड मर्डर में इन्वॉल्व थी या नहीं। ये केस अभी भी कोर्ट में है। कुछ दिनों में पूरी सच्चाई सबके सामने होगी। जवानी में प्यार हो जाए तो समझ आता है, पर जिसके बच्चे जवान हो उसे बुढ़ापे में प्यार हो जाए और ये दूसरी बीवी थी और वो तीसरी की प्लानिंग कर रहा हो और उसके लिए 4 लोगों को मार डाले, कैसा इंसान था ये। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।